हम्म आवाज़ आ रही है। चलो, हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि हम जो अभी क्या ले रहे थे, सीटीपी की क्लासेस जो ले रहे थे, लेकिन आज से आपके लिए हम ईवीएस यानी पर्यावरण, सीटीटी के लिए हम ईवीएस यानी पर्यावरण की क्लास भी आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसको जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा जो है पर्यावरण जो होता है, तो पर्यावरण में जैसे बच्चों के लिए अगर हम देखते हैं तो पर्यावरण का जो होता है वो किस तरह से प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण से क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जैसे हम पर्यावरण में हम देखते हैं, जैसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है, कौन सा पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो टॉपिक क्या है। तो जैसे हमारा जो टॉपिक है, तो टॉपिक टॉपिक जो है हमारे पास में तो क्या है, परिवार। क्या है, परिवार। अब परिवार, तो परिवार जो होता है परिवार जो होता है वो क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में देखेंगे। तो परिवार जो होता है क्या होता है कि परिवार कि परिवार जो होता है, परिवार परिवार सर्व एक व्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक समूह है। मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसको समझो, जो परिवार जो होता है, ये परिवार क्या होता है कि परिवार जो होता है वो एक प्राथमिक सामाजिक परिवार क्या है, एक प्राथमिक सामाजिक समूह होता है, ठीक है। समाज का एक छोटा सा क्या होता है, समूह होता है। जैसे कि आप जानते हो कि मनुष्य के जीवन में परिवार का ही महत्वपूर्ण होता है, परिवार ही कैसा होता है, महत्वपूर्ण होता है ठीक है। मनुष्य जो होता है उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अपना परिवार होता है। तो परिवार जैसे परिवार जो होता है एक समाज का हिस्सा होता है, छोटा सा क्या होता है, हिस्सा होता है। जैसे कि आप जानते हो कि जैसे मनुष्य किससे, मनुष्य से क्या है, मनुष्य से जैसे एक जो मनुष्य होता है, मनुष्य से क्या बनता है, परिवार बनता है। क्या बनता है, परिवार बनता है। और परिवार से क्या बनता है, परिवार से हमारा समाज बनता है। क्या बनता है, समाज। तो ये तो आप जानते हो कि परिवार जो होता है कैसा होता है, समाज का प्राथमिक समूह होता है। पहला समूह जो होता है वो किसका होता है, परिवार का होता है। और उसके बाद में जब हम देखते हैं तो इसका जो है मनुष्य के जीवन में परिवार जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जो कोई भी अगर मनुष्य हो उसके जो जीवन में जो होता है उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, उसका परिवार होता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या है आगे और हम देखते हैं, बालक परिवार में ही जन्म लेता है। बालक क्या करता है, बालक जो होता है वो परिवार में ही क्या करता है, जन्म लेता है। क्या करता है, जन्म लेता है तथा परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। तथा परिवार में ही उसका क्या होता है, पालन पोषण। जो एक छोटा बच्चा जो होता है वो क्या डायरेक्टली समाज में जन्म लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो जो छोटा बच्चा होता है वो कहाँ जन्म लेता है, तो वो जो जन्म लेता है वो परिवार में लेता है। और परिवार में ही उसका क्या होता है, जो छोटा सा बच्चा जो होता है उसका पालन पोषण होता है। जो छोटा बच्चा जो होता है ना, उसका जो पालन पोषण कहाँ करता है, परिवार में। परिवार में कौन करता है, माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं। तो ये जो होता है हमारा परिवार का होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो इसमें जो होता है, जो बच्चा जो छोटा सा क्या होता है, परिवार में पालन पोषण होता है, उसके बाद में वो क्या हो जाता है कि समाज के साथ बड़ा होकर समाज के साथ घुल मिल जाता है, ठीक है।
अब हम इसमें जब बात करते हैं तो परिवार जो होते हैं, परिवार का मैंने आपको समझा दिया कि परिवार जो होता है समाज की एक प्राथमिक इकाई होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि मतलब परिवार से ही समाज बनता है। अब हम देखते हैं संयुक्त मतलब परिवार के प्रकार। तो परिवार के जो प्रकार होते हैं, परिवार के प्रकार, तो परिवार के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। इसमें जब हम बात करते हैं तो नंबर एक पे हम बात करते हैं एकल परिवार। किसकी बात करेंगे? एकल परिवार। और नंबर 2 हम जब बात करते हैं तो एकल के बाद हमारा होता है संयुक्त परिवार। कौन सा होता है? संयुक्त परिवार। अब देखो इन दोनों को समझो जरा ध्यान से। एकल परिवार मतलब वो परिवार होता है जिसमें क्या होते हैं कि उनके अविवाहित बच्चे होते हैं और उनके माँ बाप होते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं और उनके माता पिता होते हैं, उसको हम एकल परिवार कहते हैं। जैसे कि माँ बाप और एक बेटा बेटी, जैसे 4 सदस्य का, कितने? 4 सदस्य के परिवार को हम क्या कहते हैं? तो 4 सदस्य के परिवार को हम कहेंगे एकल परिवार कहेंगे, ठीक है। मतलब एकल परिवार जो होता है जिसमें मतलब कितने उनके माता पिता होते हैं और उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार की। तो संयुक्त परिवार में मतलब क्या होता है? जिसमें मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे क्या होता है, जैसे अगर आप मान लो जैसे कि ये संयुक्त परिवार है, मतलब इसमें सब साथ में मिल कर रहना। जैसे चाचा चाची, चाचा चाची, चाची, फिर इसमें हम देखते हैं दादा दादी, दादा दादी, और दादा दादी, मम्मी पापा और उनके विवाहित बच्चे। मतलब इनके ये है कि जैसे मतलब जो होते हैं वो बच्चे के मतलब बच्चे जो शादीशुदा होते हैं उनके माँ बाप और उनके दादा दादी और उनके चाचा चाची, मतलब कि सभी परिवार एक साथ मिलजुल कर रहना, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो संयुक्त परिवार एकल परिवार जो होते हैं, तो इसको हम एक एक को थोड़ा गौर से एक बार थोड़े अच्छे से ध्यान मतलब नज़र मारते हैं, ठीक है। मतलब एकल परिवार जो होता है वो कितने प्रकार से होता है और इसके कितने रूप होते हैं, जिसमें कौन कौन से रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, इसमें कौन कौन रहता है, ये सारी चीज़ें हम एकल परिवार में देखेंगे। तो एकल परिवार जिसमें आपने मतलब आपको मैंने समझा ही दिया कि एकल परिवार क्या होता है, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, मतलब ये बच्चे होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, ठीक है। अब जो हम देखते हैं एकल परिवार जो होता है, एकल एकल परिवार के क्या देखेंगे हम? एकल परिवार के विभिन्न रूप। कौन से? विभिन्न रूप। अब जो विभिन्न रूप होते हैं ये कितने प्रकार से होते हैं। और हाँ, ये इसको बताने से पहले आपको मैं एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जो हो अभी CTET की एग्ज़ाम जनवरी में बता रहे हैं, ठीक है। तो आप जो हो मतलब तैयारी करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा अपने को किस पे फोकस करना है? तो थ्योरी पे। अगर जितने हम थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको हम समझेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हमको क्वेश्चन बनाते भी आ जाएंगे और उसके आंसर निकालते भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम जो है आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है हमारी क्लास में शुरू से लगा के लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका जो CTET है वो आपका मतलब क्वालिफाई आप कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो एकल परिवार के जो होते हैं विभिन्न रूप जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं मूल एकल परिवार, पहला कौन सा होता है? मूल एकल परिवार। अब जो मूल एकल परिवार जो होता है ये क्या होता है? तो इसको जरा ध्यान से समझें। मतलब वह परिवार जिसमें पति पत्नी और मतलब बच्चों के साथ या बच्चों के बिना रहते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब दो साथ में मतलब उनके बच्चों के साथ रहते हैं या उनके बच्चे के साथ नहीं रहते हैं, मतलब वो दोनों अकेले ही रहते हैं, उसका हम क्या कहते हैं? मूल एकल परिवार कहते हैं। मूल एकल परिवार में बस इतना याद रखना है कि स्वयं मतलब पति पत्नी और उनके बच्चों के साथ, अर्थात
वो बिना बच्चे के रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे जब हम बात करते हैं तो अनुपूरित एकल परिवार, अनुपूरित एकल परिवार, एकल परिवार। अब जो ये जो है अनुपूरित जो होता है ये क्या है, इसमें जो होता है मतलब इसमें जो होता है वो कौन सा अनुपूरित एकल परिवार में क्या होता है कि माता पिता और उनके बच्चे, और बच्चे कैसे जो मतलब जिसके शादी हो चुकी हो उसके बाद में उसने तलाक दे दिया हो, मतलब तलाकनुमा बच्चे होते हैं। ठीक है, मतलब जिन्होंने तलाक दे चुके हो, मतलब बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। ठीक है, तो ऐसे मतलब जो जो हमारे अनुपूरित जो एकल परिवार होते हैं तो इसमें क्या होता है कि माता पिता और उनके तलाकनुमा मतलब बच्चे रहते हैं साथ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर में जब हम बात करते हैं उपमूल परिवार, कौन सा होता है उपमूल परिवार, उपमूल परिवार। अब जो उपमूल परिवार जो है तो ये क्या होता है, इसमें कैसे रहते हैं, तो इसमें जो मतलब ऐसा कि जो उपमूल जो परिवार होते हैं जिसमें क्या होता है कि दो मियाँ भी होते हैं, उसमें से किसी की डेथ हो जाती है, कोई विधवा हो जाता है, और जो विधवा जो हो जाते हैं उनके साथ में उनके बच्चे रहते हैं, मतलब वो स्वयं भी और उनके से जो विधवा बनते हैं वो और उनके बच्चे रहते हैं। तो वो अगर आपको ये जैसे अगर समझने के तौर पे देखा जाए तो किसी के घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई वाइफ और वाइफ के मतलब हस्बैंड वाइफ के बच्चे और हस्बैंड जो है मतलब नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब कैसे, तो इसमें जो रहते हैं तलाक मतलब ये क्या होते हैं विधवान, कैसे होते हैं विधवान। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे। तो अनुपूरित मूल परिवार कौन सा होता है अनुपूरित मूल परिवार, कौन सा अनुपूरित मूल परिवार। अब जो अनुपूरित जो मूल परिवार है ये क्या है, तो वह जिसमें विधवा और विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के साथ रहे। मतलब ये मान के चलो कि ये क्या है विधवा, जैसे ये क्या है विधवा लेडी है। ठीक है, कैसी है विधवा लेडी है। ठीक है, ये विधवा लेडी है और इनके जो है बच्चे हैं, देखो ये कौन है बच्चे हैं, ये बच्चे। अब ये तो मतलब क्या है कि इसमें चल रहा था, किसमें चल रहा था उपमूल परिवार में चल रहा था, लेकिन ये हमारा चल रहा है अनुपूरित मूल परिवार। ठीक है, अब ये हो गई कौन सी, ये विधवा हो गई और ये हो गए ये बच्चे, है ना। अब और हम बात करते हैं तो ये उनकी कैसे हो गई विधवा सास हो गई, ये कैसे हो गई विधवा सास। अब देखो इनकी जो है मतलब विधवा जो एक लेडी है वो उनके बच्चों के साथ, और उनकी जो सास होती है, उनकी जो सास होती है वो भी कैसे मतलब उनका ससुर नहीं है, उनकी केवल सास है, वो भी विधवा है। ठीक है, तो ये जो होती है इस परिवार को हम क्या कहते हैं, तो इस परिवार को हम कहते हैं अनुपूरित परिवार, मतलब अनुपूरित मूल परिवार कहते हैं। ठीक है, अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे हमारे एकल परिवार से हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार। कौन सा संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में क्या होता है संयुक्त परिवार, कौन सा संयुक्त परिवार और जो संयुक्त परिवार होता है इसमें क्या होता है मतलब वह परिवार है जिसमें 2 से 3 पीढ़ियाँ साथ में रहती हैं। क्या होता है जिसमें 2 से 3 पीढ़ियाँ क्या करती हैं साथ में रहती हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर जैसे हम हमारे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम हैं मतलब आप हो या मैं हूँ, यहाँ पे क्या है आप, ठीक है ये है आप। अब आपके साथ मतलब आप माता पिता, ठीक है ये तो आपके मतलब हो गए माता पिता हो गए, फिर माता पिता के बाद में हो गए आपके दादा दादी, दादा दादी दादी। तो देखो इसमें अभी ध्यान से देखना, ये जो है ये पहली पीढ़ी हो गई, ये जो है हमारी पहली पीढ़ी, कौन सी हो गई पहली पीढ़ी हो गई। ठीक है, पहली पीढ़ी हो गई।
अब माता पिता, तो माता पिता किसके, हमारे दादा दादी की संतान है। इसका मतलब ये कौन सी पीढ़ी हो गई हमारी, ये जो हो गई हमारी दूसरी पीढ़ी। कौन सी हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई, है ना। और अभी जो हम देखेंगे, जैसे कि हमारे दादा दादी जो है वो फर्स्ट पीढ़ी, और माता पिता यानी कि हमारे माँ बाप जो होते हैं वो सेकेंड पीढ़ी, मतलब दूसरी पीढ़ी होती है। अब हम स्वयं की बात करते हैं, मतलब हम जो खुद हैं वो हम कौन सी पीढ़ी है, तो ये हम तीसरी, कौन सी है, तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है। तो यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब जो संयुक्त परिवार होता है उसमें कितने 2 से 3 पीढ़ियाँ साथ में रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है। अब जैसे संयुक्त परिवार के जो रूप होते हैं, क्या होते हैं, संयुक्त परिवार के रूप। अब जो संयुक्त परिवार के जो रूप है, ये रूप, अब इसको जरा ध्यान से देखो। तो इसमें जैसे हम देखते हैं, पहला जो होता है वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। क्या है, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। अब जो वंश परंपरागत जो संयुक्त परिवार होता है, तो इसमें कैसा होता है, तो वो थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है। जो वंश परंपरागत संयुक्त परिवार होता है वह परिवार जिसमें ऐसी 2 युगल साथ साथ रहते हैं जिनमें आपस में वंश परंपरागत संबंध रहते हैं, जैसे माता पिता का विवाहित पुत्र के साथ रहना, या कभी कभी माता पिता का अपने अविवाहित पुत्र के साथ रहना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होती है परंपरागत, मतलब जैसे माता पिता के साथ अविवाहित पुत्र का या तो फिर यहाँ पे हम इसको सेकंड में ये बोल सकते हैं, माता पिता के साथ विवाहित पुत्र, कौन सा, विवाहित पुत्र का रहना। अब देखो इसका जो होता है हमारा जो वंश परंपरागत जो संयुक्त परिवार जो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे माता पिता के साथ, मतलब उनका एक तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि उनके बच्चे की शादी नहीं हुई है, वो केवल उनके मतलब वो 3 माँ बेटे रहते हैं, 3 बाप बेटे रहते, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि हम बोल सकते हैं कि वो 2 मियाँ भी रहते हैं, उनका एक लड़का है और उनके एक लड़के, मतलब उनकी क्या है, जो है बहू है, ये हम बोल सकते हैं। बहू मतलब उनका जो लड़का है वो कैसा है, विवाहित है। कैसा है, विवाहित है। मतलब कितने लोगों का परिवार बना है, तो ये जो हमारा बना है कितना, 4 सदस्यों का। कितने सदस्यों का, 4 सदस्यों के परिवार को हम क्या कहते हैं, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है, और ये जो है ऑब्जेक्टिव में आता ही है। ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर पे, हम देखेंगे तो सेकेंड नंबर पे हमारा कौन सा होता है, सेकेंड नंबर पे क्या होता है, वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। अब जो है ये कौन सा परिवार होता है, तो इसको जरा ध्यान से देखना। इसमें जो होता है कि जैसे मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैंने बता दिया है कि जो एकल परिवार होता है उसमें 2 से 3 पीढ़ी, तो जो हमारा है वंश परंपरागत जो शाखीय, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे ये जो वृक्ष का आपने पौधा बोया, ठीक है, क्या बोया आपने, वृक्ष का पौधा बोया, ठीक है, आप बो दिए वृक्ष का पौधा, इसमें ओनली अभी क्या है, केवल एक शाखा निकली है। क्या निकली है, एक शाखा निकली है। ठीक है। अब जो है इसमें जो है मतलब अगर ये जैसे बढ़ता जाएगा तो इसमें जो है दूसरी शाखा निकल गई। ठीक है। अब जो है दूसरी शाखा इधर भी निकल गई, तीसरी शाखा, ये देखो तीसरी शाखा। तो ऐसा क्या होता है कि मतलब हमारे इसमें परिवार में भी ऐसा होता है कि ऐसा ज़रूरी है कि मतलब जैसे ये दूसरी शाखा निकली तो ये पहली शाखा टूट जाएगी क्या पौधे की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर पौधा जो मतलब होता है वो बड़ा ही कैसे होता, मतलब पौधा जीवित कैसे रहता है। तो वैसे हमारे परिवार में भी होता है, जैसे कि इसमें जो होता है वंश परंपरा शाखीय परिवार, मतलब जैसे हमारे दादा दादी से
दादा दादी से कौन सी शाखा निकली? तो मम्मी पापा। कौन सी निकली? मम्मी पापा, ये निकली। और ये दादा दादी है, ये कौन है? एक वृक्ष ले लो जो है दादा दादी, ठीक है। ये क्या है? दादा दादी। दादा दादी से अब जो है मम्मी पापा, ये जो क्या है? एक शाखा निकली है, ठीक है। ये क्या निकली है? शाखा निकली है। मतलब इनसे, तो दादा दादी से जन्म किसने लिया? मम्मी पापा, मतलब पापा ने जन्म लिया, मम्मी को विवाह करके पापा लाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम होते हैं मतलब हम यानी स्वयं। तो जो है ये जो तीसरी शाखा निकली, तो ये हमारी कहाँ से निकली? देखो, ये तीसरी शाखा निकली, ये हम कहाँ से निकले? मम्मी पापा से निकले। कहाँ से निकले? मम्मी पापा से। तो इसमें जो होता है वंश परंपरागत शाखा, ये जो संयुक्त परिवार होता है उसमें 2 से 3 पीढ़ी मतलब क्या करती है? साथ में रहती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले की। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर जो हमारा होता है वो अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार। थर्ड नंबर की बात करते हैं अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार। अब जो होते हैं अनुपूरित शाखीय परिवार क्या होते हैं? इसमें जो होते हैं, जैसा कि इसमें जो होते हैं जो अनुपूरित शाखीय परिवार होते हैं, इनकी क्या होती है कि जो है मतलब शाखा जो निकलती है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे देखो, इसके जो है ये हमारे कौन है? दादा दादी। कौन है? दादा दादी, ठीक है। इसमें जो है माता पिता निकला, मतलब इनकी जो शाखा है ना, ठीक है। यहाँ से किसने जन्म लिया? माता पिता ने। अब माता पिता से किसने जन्म लिया? तो हमने जन्म लिया, ठीक है। अब हम जब जन्म लिए तो हमारे को मतलब क्या करना चाहिए? मतलब शादी हम करते हैं। शादी करने के बाद क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है। या चलो तलाक नहीं होने के वजह शादी के बाद में जो है विधवा हो जाती है। कैसे हो जाती है? विधवा हो जाती है। तो इसमें इसका कहने का मतलब यही है कि जो तलाकनुमा जो विधवा हो चुके हैं, ये सब परिवार मतलब क्या होते हैं? ऐसे लोग जो है साथ में रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ये तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। तो और आपको एक बार याद दिला दूँ कि सीटीईटी की एग्ज़ाम हमारी आ रही है जनवरी में। तो जनवरी में सीटीईटी की एग्ज़ाम आ रही है, तो इस हिसाब से आपको जो क्या करना है? तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। और जो अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तभी आपको अच्छे से तैयारी होगी। और अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे और आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हो, तो आप मुझे इतना बता देना कि आप ऑब्जेक्टिव कितने याद करके रखोगे। चलो 100 याद कर लोगे, 200 याद कर लोगे, 500 याद कर लोगे, चलो ठीक है 500 याद कर लेना। लेकिन आप मुझे ये इतना बताना कि अगर आपने 500 ऑब्जेक्टिव भी याद कर लिए, तो पूरी पर्यावरण मतलब जितनी आल ईवीएस क्या है? आल ईवीएस में क्या ओनली 500 ही क्वेश्चन बनेंगे क्या? 500 ही क्वेश्चन बनेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। अब इसमें हालांकि हमको जो है ईवीएस में मतलब एग्ज़ाम में जो है हमको कितना नंबर के हैं, तो इसमें जो हम लेंगे ओनली मतलब जैसा आपको सीटीईटी में जो सब्जेक्ट लिए हो सोशल साइंस से या ईवीएस, तो इससे मतलब जो है हमारे 16 नंबर, कितने नंबर रहेंगे? 16 नंबर। 16 में से इसमें से जो है 13 नंबर जो हमारे होते हैं किसमें? सोशोलॉजी में होते हैं, और 13 नंबर जो हमारे होते हैं ईवीएस के होते हैं। ये सारे इसमें होते हैं। अब इसमें भी जो है 13, तो ये हो गया हमारा 15 का, तो क्या हो गया? हमारी थ्योरी हो गई, और ये 15 हमारे क्या हो गए? पेडागोजी हो गए। तो ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप मतलब इतने जो है, तो पूरी ईवीएस में ओनली आप 500 ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो एग्जामिनर जो है आपने जो याद किया वही ऑब्जेक्टिव देगा क्या एग्जामिनर? ऐसा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर एग्जामिनर कभी ये सोचता है कि चलो ठीक है कि बच्चे जो याद कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जितने बच्चों ने याद करा है, तो वही हम मतलब एग्ज़ाम में दे दें, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो पिछले कई सालों से जो अपने यहाँ की जो परंपरा चलती आ रही है, पेपर का लीक हो जाना, है ना, नॉर्मल इसमें नंबर कट जाना, किसी के बढ़ जाना, किसी के घट जाना, ये परंपरा नहीं चलती। अगर ऐसा होता तो ठीक है, सभी क्वालिफाइड हो जाते, सभी क्लियर कर लेते हैं कि नहीं
जैसे आपने किसी और को बताया कि मैंने ये ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, ये ऑब्जेक्टिव मैं याद कर रहा हूँ, आप भी कर लो। उसने किसी और को बताया, वैसे अगर ऐसा ही चलता रहा तो ओनली मतलब जैसे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 500, तो 500 ऑब्जेक्टिव जो है याद कर लें। तो ये ऑब्जेक्टिव अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो हम मतलब जो है उसमें 16 में से 16 नंबर ला सकते हैं, यूएस में ला सकते हैं ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव से बेटर अपने को क्या करना है, तो ऑब्जेक्टिव से बेटर हमको थ्योरी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। क्या है? थ्योरी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनकी देख रेख कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो जैसे आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग, मतलब जैसे यहाँ पे कोई दादा दादी की देख रेख कैसे करते हैं, ये जो है, हालांकि इसका जो पॉइंट है वो अलग बनता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के तौर पे जो है वो अपने खुद से जीवन से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे यहाँ पे कोई अगर दादा दादी है, बुजुर्ग है वो ना, वो कैसे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी देख रेख करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, उनके साथ मतलब उनकी कैसी हेल्प करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। जैसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है उनका सदैव सम्मान करना चाहिए, मतलब उनका जो है हमेशा क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सम्मान किनके, बुजुर्ग व्यक्ति के। ठीक है, और ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। सम्मान तो आप जो है मतलब बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान तो कर रहे हो, लेकिन उनको मतलब उनके ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि वो किस हालत में है, किस स्थिति में है, तो फिर ये सब सम्मान किस काम का है, किसी काम का नहीं। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि सम्मान के साथ साथ जो होते हैं वो उनका क्या होता है, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ उसको ला के देना है, ये सारी चीज़ों को मतलब हमको क्या करना है, उनकी ज़रूरतों की जो आवश्यक जो होती है उसके ऊपर हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड वाला, मतलब बीमार, मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है अगर वो बीमार हो जाता है तो उसका हमको क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। कि ऐसा है कि मतलब अगर कोई आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो है बीमार है और वो आपसे मतलब दवाइयाँ मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, या कुछ भी मतलब उनको कोई वॉशरूम जाना है, ये मतलब उनके चलने फिरने के हालात में नहीं है, तो आप क्या उनको यही बोलोगे कि चलो ठीक है आप कर लो, हमको नहीं करना है? ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनकी सेवा करना हमारा फ़र्ज बनता है, उनका सम्मान करना भी हमारा फ़र्ज बनता है। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते, दुनिया में अगर वो नहीं होते तो वो हम नहीं होते। जैसे वो है तो हमारे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा है तो हम इतनी खूबसूरत दुनिया के नज़ारे को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। अब हम देखते हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना। क्या करना, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ठीक है, अब बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उनकी स्वच्छता का मतलब कैसे, जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर जो बीमार पड़ रहा हो, बुजुर्ग व्यक्ति, तो उनकी स्वच्छता का, जैसे अगर उसके चलने फिरने के हालात में नहीं होगा वो, तो वो क्या करेगा, वहीं पे सुसु वगैरह सब कर लेगा, बिस्तर में ही कर देगा, तो वहाँ क्या हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी, तो वहाँ पे कई तरह के मतलब जीव जंतु आ जाएंगे, जैसे मक्खियाँ आ गई वहाँ बैठेगी, तो वो क्या हो जाएगी, उस व्यक्ति को ज़्यादा बीमार करेगी, फिर उसको क्या करेगी, सीधा स्वर्ग सिधार जाएगी। तो ऐसी चीज़ें नहीं हमको करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, उनके स्वच्छता का जो उनका स्वच्छता का जो है उसके ऊपर भी ध्यान रखना। ठीक है, अब जो बीमार व्यक्ति होती है उसको क्या करना चाहिए, भोजन भी देना चाहिए, भोजन एवं दवाइयाँ, क्या है, भोजन एवं दवाइयाँ भी देना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें देना चाहिए कि नहीं? अरे जब आप डॉक्टर को उनको बताने ले जाओगे तो उनको पता नहीं रहता है ना, क्योंकि आप दवाई लेने जाओगे कि मेडिकल पे, तो आप जाओगे दवाई लेने, तो डॉक्टर किसको आपको बताएगा कि ये दवाई ऐसे देना है, ये टाइम पे देना है, खाना खाने के बाद खाली पेट देना है। तो अगर आप जो है घर जाके उस दवाई को ऐसे ले आकर रख दिए, और जो बीमार व्यक्ति है, बुजुर्ग बीमार व्यक्ति है, उसको आप दे नहीं रहे हो,
तो वो ठीक होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो खास करके इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें जो होती है, जो बीमार व्यक्ति जो होता है उसकी शिक्षा के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर शिक्षा के ऊपर भी क्या करना चाहिए? शिक्षा के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। अब चलो ठीक है, अब हम दादा दादी की बात कर रहे थे, और अगर ऐसा मतलब हम मान लेते हैं कि अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा जो है वो बीमार है, ठीक है, क्या है? बीमार है। तो वो जो बच्चा बीमार है तो उसको मतलब क्या होता है? उसको मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस बच्चे को जो जो चीज़ वो कर रहा था उसको मतलब भूलने नहीं देना है, उसको मतलब कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो बीमार व्यक्ति होती है उनके साथ उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना। देखो अधिकतर बार ऐसा होता है, अधिकतर बार कई बार ऐसे देखने में ना, कई ऐसे देखे हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो अगर बीमार व्यक्ति है ना तो उसका आभास उड़ाते, मजाक उड़ाते हैं कि जब देखो तब ये दर्द कर रहा, वो दर्द कर रहा है, परेशान करके रख दिए, कहाँ तक तुम्हारे को हम बताएं, कहाँ तक तुमको हम इलाज करवाएं, उससे अच्छा तो ये होता है कि तुम मर ही जाते। ऐसे लोग बोलते हैं, और ऐसा अधिकतर परिवार में होता है, कई जगह ऐसा होता है। जो बुजुर्ग, जो बीमार व्यक्ति जो होता है ना, बुजुर्ग नहीं, अगर कोई अच्छा जो जवान जो व्यक्ति होगा वो भी अगर बीमार होगा ना तो उसको भी मतलब कहीं कहीं से ऐसा परिवार होगा जहाँ पे मतलब उसको क्या आभास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। जरा जरा सा दर्द कर रहा है और आप है तो खटिया लेके बैठ गए, खटिया तोड़ रहे हो बीमारी का बहाना करके। क्या बोलते हैं? खटिया मत तोड़ो बीमारी का बहाना करके। अरे अच्छे हो, चलो काम करो। तो ये क्या हुआ? एक तरह से मजाक ही हुआ ना। जब उसको तकलीफ हो रही होगी तभी तो वो मतलब आपको बोल रहा होगा। अगर उसको तकलीफ नहीं होती, वो बीमार नहीं होता, तो वो आपको क्यों बोलेगा? आपको किस लिए बोलेगा? ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी बीमार व्यक्ति का आभास यानी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं और आगे, इनका जो है, उनके साथ जो व्यवहार है वो कैसा करना चाहिए? सम्मानजनक करना चाहिए, सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। अब ये भी मैंने देखा है अधिकतर परिवार में ऐसा होता है कि अगर किसी के घर में दादी बीमार है, चलो एग्जांपल ले लो, किसी के घर में दादी बीमार है, दादी का पोता है और उसको उल्टी सीधी लैंग्वेज में बात कर रहा है, डोकरी ऐसा वैसा, इसका बहाना करके लेटी रहती है, इसका करके ऐसा करती रहती है, जब देखो तब मतलब बीमार 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 बोलती रहती है, तो तू मर जा, ये बोलते हैं ना। तो ये क्या हुआ? उनका अपमान हुआ। क्या हुआ? उनका अपमान हुआ। अपमान कर रहे हैं ना, कोई भी बच्चा जो है क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो है सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। मतलब कोई भी बुजुर्ग या कोई भी बीमार व्यक्ति हो, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास थी, आज हमने देख लिया परिवार क्या है, परिवार कितने प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने देख ली। तो आई होप आपको मेरे ख्याल से क्लास में पढ़ने में अच्छा लगा होगा, और आप मेरे साथ बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आपको, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइज आर्ट्स एकेडमी। आपके लिए हर रोज़ ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आपको हर रोज़ ऐसे वीडियो पढ़ने को आनंद मिलता रहेगा, और सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। अब हम CDP ला रहे थे तो हमने हिम्मत नहीं हारी, हम EVS भी लेके आए आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे हम हिंदी, मैथ, फिर और क्या बचता अपना इंग्लिश, ये सारी चीज़ें लेके आएंगे। तो ये था आज की क्लास का हमारा इतना मटेरियल, आपको समझ में आ गया हो, ठीक है।